हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज लेके आई हूँ आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RSK स्टडी पॉइंट। तो आज हम बताने वाले हैं जैव प्रक्रम में कुछ हमारे टॉपिक रह गए थे, तो आज हम उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। और आप लोगों की बोर्ड परीक्षा भी नज़दीक आ गई है, तो जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है श्वसन। श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, ये सभी हमारे जैव प्रक्रम के प्रकार थे। और बाकी पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक बता चुके हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है श्वसन। श्वसन या कोशिकीय श्वसन वह जैव रासायनिक अपचयी क्रिया है। श्वसन ये मानव में श्वसन है, जो मनुष्य सांस लेते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। श्वसन या कोशिकीय श्वसन वह जैव रासायनिक अपचयी क्रिया है जिसमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। श्वसन या कोशिकीय श्वसन वह जैव रासायनिक अपचयी क्रिया है। मतलब कि श्वसन क्या है, एक रासायनिक अपचयी क्रिया है जिसमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों के पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। यह क्रिया प्रायः ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। और ये जो ऑक्सीकरण की कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, यह क्रिया जो है प्रायः ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। ऑक्सीजन के बिना यह क्रिया नहीं हो सकती है, संपन्न होती है। कोशिका में मुक्त ऊर्जा ATP के रूप में संचित कर ली जाती है। अब ये हमारा ATP क्या होता है, ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में संचित कर ली जाती है, जिसे श्वसन कहते हैं। और मनुष्य में प्रमुख श्वसनांग फेफड़े होते हैं। मनुष्य में जो प्रमुख श्वसनांग यानी कि मनुष्य में प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। फेफड़े श्वसन की क्रिया में प्रमुख माने जाते हैं। फेफड़े जो है श्वसन की क्रिया को सम्मिलित रूप से पूर्ण करते हैं। अगला है हमारा नासिका। ये सभी हमारे मनुष्य के श्वसनांग हैं। नासिका, नासामार्ग, कंठ या स्वर यंत्र व श्वास नलिका आदि इनके सहायक अंग हैं। सहायक अंग कहलाते हैं, ये सभी श्वसन के सहायक अंग कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त मुख गुहा, ग्रसनी, तनपुट तथा वक्षी कटहरा भी श्वास की क्रिया में सहायता करते हैं। ये हमारा मुख गुहा जो है, ये भी श्वास की क्रिया में सहायता करता है। ग्रसनी ये भी हमारी श्वसन की क्रिया में सहायता करता है। तनपुट तथा वक्षीय कटहरा भी श्वास क्रिया में सहायता करते हैं। तो इसका डायग्राम, ये श्वसन जो है ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, ये हमारे बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। बताएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम सन 2026 के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पिछली बार भी पिछले बोर्ड परीक्षा में भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हम बहुत इम्पोर्टेंट, इसको हम बारीकता से पढ़ेंगे और याद करके जाएंगे। तो इसका डायग्राम हमने बनाया नहीं, आप लोगों को हम बुक में दिखाते हैं। इसका डायग्राम जो है ये देख रहे हैं, ये पूरा मनुष्य का श्वसन तंत्र है। ये पूरा मनुष्य का क्या है, श्वसन तंत्र है। तो ये रही मनुष्य का नासाद्वार, यहाँ से मनुष्य सांस लेता है। और ये रहा मुख गुहा, जहाँ से मनुष्य भोजन ग्रहण करता है। ये रही ग्रसनी, ये रहा कंठ द्वार,
और ये रही श्वास नली। कंठ द्वार के बाद श्वास नली और भोजन की नली दो भागों में बट जाते हैं। एक से श्वास लेते हैं और एक से भोजन, जल, ये सभी जो चीज़ें हम लोग ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाती है। ये हमारी हो गई श्वास नली, ये हो गया कंठ, ये हो गई ग्रसनी और ये हो गया मुख गुहा। ये क्या है? नासाद्वार। और ये जो है हमारा उपस्थित वलय, ये जो हमारे गर्दन के नीचे छोटे छोटे उपस्थित वलय पाए जाते हैं जो हमारे सांस लेने में बहुत सहायता करते हैं। और ये जो है हमारे, ये क्या है? श्वसनी। श्वसनी मतलब कि ये हमारे सांस लेने में बहुत मदद करते हैं। और ये रही हमारी श्वसनिका। ये सभी हमारे फेफड़े जो होते हैं, ये उनके अंदर बहुत महीन महीन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे श्वसनिका। और ये है हमारी कूपिका कोश। ये क्या है? हमारी कूपिका कोश है। और ये हमारे डायफ्राम हैं। ये क्या है? ये हमारे डायफ्राम। ये हमारे फुफ्फुस हैं जो अशुद्ध व शुद्ध रक्त में अशुद्ध को शुद्ध रक्त में परिवर्तित करते हैं। और ये हमारी क्या है? पसलियां हैं। और ये यहाँ से ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये हमारे श्वसनिकाएं हैं। ये जो ये छोटी छोटी बनी है, ये इसी का डायग्राम है। ये हमारी क्या है? श्वसनिकाएं। और ये क्या है? ये कूपिका हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम बताएंगे अगला टॉपिक जो है हमारा। अगला टॉपिक जो है हमारा श्वास श्वसन में सहायक अंग जो थे। पहला क्या था? नासिका एवं नासामार्ग। ये चेहरे पर स्थित नासिका दो नथनों या बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। चेहरे पर स्थित नासिका का मतलब नाक। चेहरे पर स्थित नासिका दो नथनों, नाक में दो नथुने होते हैं, नथुनों या बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। नथुनों या बाह्य नासा छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा बाहर खुलती हैं। नासिका नासा गुहा में खुलती है। नासिका जो होती है वो नासा गुहा में खुलती है। नासा गुहा पीछे एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार मार्ग में खुलती है। नासिका जो है, नासा गुहा है, पीछे एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार मार्ग में खुलती है जिसे नासा मार्ग कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नासा मार्ग कहते हैं। ये हमारा क्या था? ये पहला सांस लेने का सहायक अंग था जिसे नासिका एवं नासा मार्ग कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? स्वर यंत्र। दूसरा क्या है बच्चों? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र ग्रसनी घाटी या कंठ द्वार या ग्लॉटिस। ग्रसनी घाटी जो कि हमने आप लोगों को डायग्राम में बताया था। ग्रसनी घाटी या कंठ द्वार या ग्लॉटिस द्वारा श्वास नलिका में खुलती है। क्या? स्वर यंत्र। कंठ द्वार स्वर यंत्र के मध्य स्थित छिद्र होता है। कंठ द्वार जो है वो स्वर यंत्र के मध्य स्थित छिद्र होता है। ये हमने आप लोगों को डायग्राम में बताया था। तो अगला हमारा टॉपिक है, ये हमारा तीसरा सहायक अंग है सांस लेने में। तो आइए हम बताएंगे ये क्या है? श्वास नलिका। यह कंठ से फेफड़ों तक फैली नलिका होती है। यह जो है, यह कंठ से फेफड़ों तक फैली नलिका होती है। वक्ष में पहुंचकर यह दो छोटी नलिकाओं में बट जाती है। श्वास नलिका जो होती है यह वक्ष में पहुंचकर दो छोटी नलिकाओं में बट जाती है जिन्हें श्वसनिया या ब्रांकाई कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? श्वसनिया या ब्रांकाई कहते हैं। प्रत्येक शाखा अपनी ओर के, ये इसकी जो प्रत्येक शाखा होती है वो अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। ब्रांकाई कहते हैं प्रत्येक शाखा अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वास नाल की दीवार में उपस्थित अधूरे छल्ले, श्वास नाल की जो दीवार होती है उसमें उपस्थित अधूरे छल्ले श्वास नाल को कम वायु होने पर भी पिचकने नहीं देते हैं। ये जो होते हैं श्वास नाल की दीवार में
छोटे छोटे अधूरे छल्ले श्वासनाल को कम वायु होने पर भी पिचकने नहीं देते हैं। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है जो हमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होते, जिससे ये जो छल्ले होते हैं श्वासनाल को, ये कम वायु होने पर पिचकने नहीं देते तथा वायु के आने जाने में कोई बाधा नहीं पड़ती और वायु के आने जाने में कोई बाधा नहीं पड़ती है। ऐसे छल्ले श्वसनियों में भी होते हैं। ऐसे छल्ले जो हैं वो श्वसनियों में भी होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फेफड़े या फुफ्फुस। फेफड़े या फुफ्फुस, ये हमने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था। क्या है हमारा फेफड़े या फुफ्फुस? फेफड़े मुख्य श्वसनांग हैं, ये हमने आप लोगों को पहले ही बताया था। फेफड़े मुख्य श्वसनांग हैं। ये वक्ष गुहा के हृदय के पार्श्व में स्थित होता है। ये वक्ष गुहा जो होती है उसके हृदय के पार्श्व में स्थित होता है। ये फेफड़े जो है ये अत्यंत कोमल तथा लचीले अंग होते हैं। कोमल तथा लचीले अंग होते हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक गुहा होती है। प्रत्येक फेफड़ा जो होता है उसके चारों ओर क्या होती है? एक गुहा होती है जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। प्रत्येक गुहा होती है जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इस गुहा को फुफ्फुस गुहा कहते हैं। इस गुहा को क्या कहते हैं? फुफ्फुस गुहा कहते हैं। इसमें एक लसदार तरल पदार्थ भरा रहता है। इसमें जो है एक लसदार यानी कि चिकना तरल पदार्थ भरा रहता है। झिल्लियों को फुफ्फुसावरण कहा जाता है। ये जो महीन झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली, इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरण कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। तो अगला हमारा वही फेफड़े या फुफ्फुस में चल रहा है। फेफड़े स्पंजी आपेशीय गुलाबी कोशिकाओं से बने होते हैं। फेफड़े जो है वो होते हैं स्पंजी आपेशीय गुलाबी कोशिकाओं के से बने होते हैं। फेफड़े जो होते हैं वो गुलाबी कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएं पतली चपटी उपकला की बनी होती हैं। इनमें रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। कोशिकाएं जो हैं पतली चपटी उपकला की बनी होती हैं। इनमें रक्त कोशिकाओं का जाल फैला होता है। रक्त कोशिकाओं तथा कोशिकाओं की वायु के मध्य O2 तथा CO2 का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त कोशिकाओं तथा कोशिकाओं की वायु के मध्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता रहता है। तो चलते हम अपना अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन क्या होता है जानेंगे हम। वायवीय श्वसन में इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है। वायवीय श्वसन जो होता है इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक होता है। यानी कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग श्वसन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। अब जानेंगे हम अवायवीय श्वसन। अवायवीय या अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी और आक्षी श्वसन भी कहते हैं इसको। तो अवायवीय श्वसन क्या है? इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अवायवीय श्वसन जो होता है इस क्रिया में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया होती है। और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को दूसरा अंतर। यह O2 की
उपस्थित में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन जो है यह O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तथा ग्लूकोज विखंडित होकर CO2 H2O तथा ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि क्रेब्स चक्र में बताया गया आप लोगों को CO2 प्लस जल, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ATP का फुल फॉर्म हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये जो ATP है, ATP का फुल फॉर्म बताइए, यानी कि ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारा क्या था, वायवीय श्वसन। अब हम बताएंगे आप लोगों को अवायवीय श्वसन। यह O2 की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में होता है तथा ग्लूकोज विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल बनाता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है वो विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल बनाता है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा मुक्त होती। इसमें जो है अपेक्षाकृत बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। ईस्ट में होने वाली अभिक्रिया किण्वन कहलाती। और यह जो होती है ईस्ट में होने वाली अभिक्रिया क्या, किण्वन कहलाती। किण्वन जो है वो ईस्ट में अभिक्रिया होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है धमनी व शिरा में अंतर। धमनी व शिरा में अंतर आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2026 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो धमनी और शिरा में अंतर है ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ये हर साल 90% चांसेस रहते हैं इसके पूछे जाने के, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है धमनी व शिरा में अंतर। तो आइए हम बताएंगे। धमनी जो होती है, धमनी में रुधिर सदैव विपरीत दिशा में बहता है। धमनी में जो होता है उसमें रुधिर सदैव विपरीत दिशा यानी कि उल्टी दिशा में बहता है। और शिरा में रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता है। ये जो शिरा होती है मतलब वेन, मतलब कि नसें, शिरा में रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता है। और धमनी की दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। धमनी की दीवारें जो होती हैं वो अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। और शिरा की दीवारें अत्यधिक पतली तथा कम लचीली होती हैं। शिरा की जो दीवारें होती हैं वो अत्यधिक पतली तथा कम लचीली होते हैं। तो हम बताएंगे इसके और भी अंतर हैं। तो इसका दूसरा अंतर क्या है, तीसरा, दो तो हमने बता दिए थे, अब इसका तीसरा अंतर है धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनी जो होती हैं उसमें क्या होता है, कपाट नहीं पाए जाते हैं। शिराओं में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपाट पाए जाते हैं। शिराएं जो होती हैं उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपाट पाए जाते हैं। चौथा अंतर है हमारा, ये प्रायः त्वचा की गहराई में स्थित होती हैं। धमनी जो होती हैं वो प्रायः त्वचा की गहराई में स्थित होती हैं। और शिराएं जो होती हैं ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती हैं। शिराएं जो है वो त्वचा के समीप स्थित होती हैं। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा केशिकाएं। एक होता है कोशिका तथा एक होती है केशिका। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को केशिका क्या होती है। केशिका जो है धमनियां बारंबार विभाजित होकर अत्यधिक महीन केशिकाओं को बनाती। ये धमनियां जो होती हैं वो बारंबार विभाजित होकर अत्यधिक महीन केशिकाओं को बनाती हैं जो
एक दूसरे से गुथ कर एक घना सा जाल सा बनाती हैं। केशिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से गुथ कर एक घना सा जाल सा बनाती हैं। केशिकाएं उन ऊतकों व अंगों में प्रचुरता में पाई जाती हैं। केशिकाएं जो होती हैं उन ऊतकों व अंगों में प्रचुरता में पाई जाती हैं जिनमें उपापचय क्रियाएं अधिक होते हैं। केशिकाएं उन ऊतकों व अंगों में पाई जाती हैं जिनमें उपापचय क्रियाएं अधिक होती हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा रुधिर एवं लसिका में अंतर। रुधिर एवं लसिका में अंतर हम आप लोगों को बताएंगे। तो रुधिर जो होता है, रुधिर तथा लसिका में अंतर। रुधिर व लसिका। रुधिर का पहला अंतर है, रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर जो होता है उसका रंग लाल होता है। रुधिर का अंग लाल होता है और लसिका का रंग सफेद होता है। लसिका जो होती है उसका रंग सफेद होता है। और दूसरा अंतर है हमारा, रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। रुधिर में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो लाल होते हैं और लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। लसिका जो होती है क्योंकि उसका रंग सफ़ेद होता है और उसमें लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। रुधिर जो है, रुधिर का प्रवाह द्विदिशीय व तीव्र होता है। रुधिर जो है उसका प्रवाह द्विदिशीय होता है व तीव्र होता है। रुधिर का प्रवाह जो है वो तेजी से होता है। और लसिका का प्रवाह केवल हृदय की ओर व एक दिशीय व धीमा होता है। लसिका जो होता है उसका प्रवाह केवल हृदय की ओर होता है और एक दिशा मतलब एक ही दिशा में धीमी गति में होता है। क्या? लसिका का प्रवाह। तो अगला है हमारा अंतर, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और लसिका जो है उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसमें? लसिका में। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी समझने का प्रयास करें। जानते हैं हम अपने अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक जो है हमारा, पोषण के प्रकार क्या थे? पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते थे? पोषण के तो हमने पोषण श्वसन बता दिया है। अब आया है वहन। तो हम बताएंगे आप लोगों को पौधों में परिवहन। पौधे जो होते हैं उसमें परिवहन किस प्रकार होता है? तो पौधों में परिवहन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पौधों में परिवहन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें जल, खनिज और भोजन का संचलन विशेष संवहनी ऊतकों के माध्यम से होता है। पौधों में परिवहन जो है जल, खनिज, भोजन का संचलन विशेष संवहनी ऊतकों के माध्यम से होता है। इसमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं जिसके माध्यम से संचलन होता है। इसमें मुख्य रूप से जाइलम, जड़ों से पानी, इसमें जो जाइलम होता है वो जड़ों से पानी और खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवणों को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। खनिज लवणों को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन सुक्रोज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पत्तियों से। पत्तियों में क्या पाया जाता है? फ्लोएम। तो ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन पत्तियों से ही प्राप्त करते हैं। तो वही बताया गया है, फ्लोएम पत्तियों में बने
भोजन सुक्रोज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब के कारण संभव होती है। पौधों में परिवहन जो है यह वाष्पोत्सर्जन जो होता है और मूल दाब के कारण ही संभव होती है। अब हम आप लोगों को बताएंगे इसमें ये जो आया है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन जो है हम बताएंगे आप लोगों को। वाष्पोत्सर्जन पौधे के वायवीय भागों, प्रमुखतः पौधे के वायवीय भाग कौन होते हैं? पत्तियां। तो पौधों के वायवीय भागों, प्रमुखतः पत्तियों से जल वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। पौधे के वायवीय भाग क्या होते हैं? पत्तियां। पौधों के वायवीय भागों में पत्तियां से जल का वाष्प के रूप में, पत्तियों में जल पाया जाता है, जल के छोटे छोटे बूंदे पाई जाती हैं, जिससे वाष्प के रूप में होने वाले जल जो है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जिससे होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, बाह्य कारक भी हैं। तो वे कारक कितने प्रकार के हैं? तो वह वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले प्रमुखतः चार कारक हैं, जो कि बाह्य कारक हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। हम बताएंगे आप लोगों को। पहला कारक जो है हमारा वो है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता के कारण भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। जैसे कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ, प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ती है तो तापमान में वृद्धि और वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाती है। प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ती है तो तापमान में वृद्धि और वायुमंडलीय आर्द्रता मतलब वो जो हमारी वायुमंडल में नमी होती है वह कम हो जाती है। इसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है और पौधों में जो है वाष्प की हानि होने लगती है, जल वाष्प की हानि होने लगती है। अगला हमारा प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तापमान। तापमान हमारा अगला प्रभावित करने वाला कारक है। तो हम बताएंगे तापमान जो है वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होने के कारण, वायु की आर्द्रता कम हो जाती है। वायुमंडल में जब ताप बढ़ता है तो वायु की जो नमी है वो कम हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तापमान के कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तापमान जब धीरे धीरे कम होता है तो ये जो होती है, तापमान कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की जो है क्रिया वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और तीसरा कारक है हमारा वायु गति। वायु गति जो है स्थिर वायु में स्थिर वायु जो होती है उसमें पौधे के समीपवर्ती क्षेत्र में, पौधे के जो होते हैं समीपवर्ती क्षेत्र होता है, समीपवर्ती क्षेत्र में आर्द्रता बढ़ जाती है तथा वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। वायु की गति बढ़ जाने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वायु की गति जब बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। अगला कारक हम बताएंगे आप लोगों को। अगला हमारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। अगला कारक क्या है हमारा? वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता हमारी वाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करने का चौथा कारक है। तो आइए हम बताते हैं। इसके वायुमंडलीय आर्द्रता कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता जो होती है, नमी, इसके कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर जो है बढ़ जाती है और अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता जो है इसकी दर कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है और दर
अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो कम हो जाती है। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, मानव में पोषण कितने प्रकार से होता है, आए हम बताएंगे। पोषण जो होता है, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये हमारे मानव में पोषण के 4 प्रकार थे। तो हमने उसमें आप लोगों को 3 प्रकार जो हैं वो बता दिए हैं। चौथा प्रकार है हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है हम बताएंगे आप लोगों को। उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने, शरीर में जो भोजन करते हैं हम, उसके पच जाने के बाद जो फलस्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों का जो होते हैं, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि हम जानेंगे, शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने वे हानिकारक पदार्थ जो शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, जिससे कि उन पदार्थों का शरीर से निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। मानव में कुछ उत्सर्जी तंत्र पाए जाते हैं। मानव में जो है कुछ उत्सर्जी क्या पाए जाते हैं, तंत्र पाए जाते हैं। मानव में उत्सर्जी तंत्र कौन कौन से होते हैं? मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। मानव में जो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, वृक्क होते हैं। तो उत्सर्जी तंत्र के निम्न प्रमुख भाग होते हैं। मानव में उत्सर्जी तंत्र के निम्न प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें है वे भाग कौन कौन से हम बताएंगे आप लोगों को। एक जोड़ा वृक्क या गुर्दे, मानव में उत्सर्जन तंत्र कौन से होते हैं? एक जोड़ा वृक्क यानी कि 2 वृक्क होते हैं, या गुर्दे को ही वृक्क कहते हैं। दूसरा हमारा उत्सर्जी तंत्र कौन सा है? उत्सर्जी अंग 2 मूत्रवाहिनी पाई जाती है तथा एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग, जिससे हमारा मूत्र जो है शरीर से बाहर निकलता है और हमारे शरीर से यूरिया का निष्कासन होता है। हानिकारक नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उसका निष्कासन होता है। तो हम बताएंगे यकृत जो है, यकृत उत्सर्जन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत जो होता है यह उत्सर्जन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत जो होता है यह अमोनिया जो होती है उसको यूरिया में बदलता है। ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लगभग वही 5 या 6 नंबर का, तो याद करके जाना है आप लोगों को। अब हम जानेंगे मनुष्य के वृक्क। मनुष्य के वृक्क जो हैं उदर गुहा में कशेरुक दंड के मनुष्य के वृक्क जो हैं उदर गुहा में कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित सेम के बीज के आकार की संरचनाएं होती हैं। मनुष्य के वृक्क जो है सेम के बीज की आकार की संरचनाएं होती हैं, जो हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे। डायग्राम बनाए हैं हम। प्रत्येक वृक्क में एक वृक्क धमनी प्रवेश करती। प्रत्येक वृक्क जो होता है उसमें एक वृक्क धमनी प्रवेश करती है। वृक्क सिरा छोड़ती है, जो प्रवेश करती है वह वृक्क सिरा छोड़ती है। दायां वृक्क बाएं की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। दायां वृक्क जो होता है वो बाएं की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। क्या वृक्क? दायां वृक्क जो होता है वो बाएं की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। ये देखिए, ये हमारा क्या है? बायां वृक्क है, ये दायां वृक्क है। बायां वृक्क जो है नीचे की अपेक्षा कुछ ज्यादा ऊपर उपस्थित अपेक्षा नीचे उपस्थित स्थित होता है। वृक्क का बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है। वृक्क जो है उसका बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है, किंतु भीतरी किनारा धंसा हुआ होता है। इनमें
से मूत्र नलिका निकलती है। इनमें से ही मूत्र नलिका निकलती है। इस धसे हुए स्थान को हाइलम कहते हैं। ये जो धसा हुआ स्थान होता है वृक्क का, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। मूत्र नलिका में एक पेशी थैलेनुमा आकृति मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय में संचित मूत्र समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से निष्कासित होता रहता है। मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। मूत्राशय जो होता है वो समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता रहता है। मूत्राशय जो होता है वो मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की कुछ क्रियाविधि हैं। मूत्र निर्माण की मुख्य रूप से 3 चरणों में क्रियाविधि होती है। पहला जो है ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन, ये होता है अति निस्यंदन, रक्त का छनना, जहाँ पानी, ग्लूकोज, लवण, यूरिया आदि में फिल्टर होता है। ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन जो होता है वो रक्त को छानता है, पानी को ग्लूकोज, लवण, यूरिया आदि में फिल्टर होते हैं। दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये हमारा चयनात्मक पुनरावशोषण होता है। ये मतलब कि ये हमारा मूत्र निर्माण की दूसरी क्रियाविधि होती है। उपयोगी पदार्थों ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अधिकांश जल का वापस रक्त में लौटना जो होता है वो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि होती है। तीसरी हमारी क्रियाविधि है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है ये नलिका स्राव रक्त के कुछ अपशिष्ट जैसे क्रिएटिनिन, अपशिष्ट क्या होते हैं? क्रिएटिनिन, अतिरिक्त आयन का नलिकाओं में छोड़ना, जिससे मूत्र बनता है और फिर संग्रह नलिकाओं से मूत्राशय तक पहुंचता है। जिससे क्या है? हमारा मूत्र बनता है और संग्रह नलिकाओं से मूत्राशय तक पहुंचता है। ये हमारे क्या थे? मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। अब हमारा ये जो वृक्क था, ये वृक्क है, इसके कुछ कार्य होते हैं जो कि हम बताएंगे आप लोगों को। वृक्क के कार्य, ये रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। वृक्क जो होते हैं ये रक्त दाब को नियंत्रित करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये मानव वृक्क के कार्य हैं। ये हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से पृथक करके, जो हमारे शरीर में हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको रक्त के, मतलब कि हमारा जो खून होता है, रक्त से पृथक करके उत्सर्जित करने में सहायक होते हैं। ये रक्त को हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों से अलग करके उसको बाहर निकालने में सहायक होते हैं और ये उत्सर्जन अंग हैं। वृक्क जो हैं ये हमारे उत्सर्जन अंग हैं। अब हम इसका डायग्राम हमने जो बनाया वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसका डायग्राम है, ये जो डायग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, ये मानव में उत्सर्जित तंत्र का है। तो ये देखो है, ये हमारा बाईं वृक्क धमनी है जो कि हमने आपको बताया था, और ये हमारा बायां वृक्क है। ये बाईं वृक्क शिरा है, ये महाधमनी है, ये मूत्रवाहिनी, यहाँ से ये वृक्क से मूत्र होता हुआ मूत्राशय तक आता है, और ये महाशिरा है। ये मूत्राशय है जिसमें मूत्र एकत्रित होता है, और ये मूत्र मार्ग है जो कि यहाँ से हमारे शरीर से उत्सर्जित नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन होता है, जिसे मूत्र मार्ग व श्वसन भी कहते हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। अब हम लेके आएंगे इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम लेके आएंगे अगले वीडियो में, और आप लोगों को
अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।